जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। मनीषा सिंह, पुष्पेंद्र, कन्हैया, अवनीश कुमार, गौरव, अर्श, जयदीप, जय सिंह, संदीप कुमार, मुन्ना यादव, अंकित, रोहित कश्यप, दिनेश कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। ठीक है। और प्यारे बच्चे, हम लोग कर रहे थे इतिहास की यात्रा। भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछली क्लासेस पर आप एक बार नज़र मार लेंगे, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था। तो उसमें पढ़ रहे थे हम जलालुद्दीन खिलजी को, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। 1290 से 1296 तक उसका शासन रहा। इतनी बातें हमने पढ़ी। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा उम्र में वो गद्दी पर बैठने वाला शासक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक रहा। ठीक है, चलो उसी से आगे हमको बढ़ना था। फिर आते हैं हम जलालुद्दीन खिलजी जो था, ये जलालुद्दीन खिलजी कौन है? ये चाचा था। चाचा किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया। मैंने आपको बताया इसकी बेटी से शादी कर ली। यहां तक की बात हम कर चुके थे। ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। ऑल हिस्ट्री क्लासेज आर अमेजिंग। ऑल विल बी अमेजिंग। ऑल विल बी अमेजिंग मेरे दोस्त, ऑलवेज। ठीक है, सब कुछ हमेशा शानदार रहेगा, चिंता ना करें। जलालुद्दीन खिलजी के जो दरबारी थे उनमें नाम आता है एक अमीर खुसरो का। क्या बोलेंगे? अमीर खुसरो का नाम आता है। तो बोलेंगे अमीर खुसरो और हसन देहलवी। क्या बोलोगे? अमीर खुसरो और हसन देहलवी, ये दोनों कौन है? जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है जी, चलो। और तो जो बुक है अमीर खुसरो की, बुक का नाम है, नोट करना, अमीर खुसरो की बुक है तुगलकनामा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुगलकनामा की रचना किसने की है? बोलो भी फटाफट से। सुल्तानों का दरबार देखा। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का दरबार देखा। गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। गुरु कौन थे? गुरु कौन थे इनके? निजामुद्दीन औलिया थे भैया। क्या बोलेंगे? किसके गुरु? अमीर खुसरो के गुरु। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने कितना? 9 सुल्तानों का दरबार देखा था। और अगर हम बात करते हैं किसकी, ये तो इनके गुरु हो गए निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ने देखा 9 सुल्तानों का दरबार और अमीर खुसरो ने देखा 8 सुल्तानों का। इसका क्या मतलब है? इस बात का प्यारे दोस्त मतलब यह है कि ये दिल्ली में जब मौजूद रहे तो इनके सामने 8 राजा गुजर गए। क्योंकि अमीर खुसरो जब दिल्ली आए तो उस समय बलबन था। बलबन रहा। बलबन के बाद में आप सारे बच्चे जानते हैं कैकुआबाद, फिर कैमूर्स रहा, फिर जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे भी अमीर खुसरो रहा। अमीर खुसरो बाद में जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के भी समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय आपका किसके? मलिक काफूर के समय पर भी, मलिक काफूर के समय के बाद में ये किसके? मुबारक शाह खिलजी के समय भी। समझ रहे? तो ऐसे कुल मिलाकर के 8 राजाओं ने इनके सामने शासन किया था। और इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने भी 9 सुल्तानों का दरबार देखा। इनके सामने 9 राजा हुए। तो प्यारे बच्चे याद रख लेना इस बात को, निजामुद्दीन औलिया किसी राजा के दरबार में नहीं गए, कभी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार बोला था, निजामुद्दीन औलिया तुम्हें मेरे दरबार में आना होगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, मैं ऐसी कोई रुचि ही नहीं रखता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राज दरबार में। कौन राजा है? हम सूफी संत हैं, हम हैं संत लोग, हमारा क्या मतलब राजा से, हम चापलूस नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, तो फिर मैं स्वयं आ जाऊंगा, आप नहीं आ सकते तो उसने कहा, राजा मेरी जो ये घर है, मेरा जो कुटी है मेरी, इसमें 2 दरवाजे हैं। आप एक दरवाजे से आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। मतलब कोई रुचि ही नहीं थी, कोई रुचि ही नहीं थी। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? जलालुद्दीन खिलजी के। लेकिन कभी पूछा जाए कि दरबारी कवि किसके थे, तो दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। वो अलाउद्दीन खिलजी में मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कव्वाली, ये किसकी बात चल रही है? अमीर खुसरो की। कव्वाली, गजल,
जो कव्वाली गाई जाती हैं ग्रुप में, कभी सुनना यूट्यूब पे आप, कव्वाली बड़ी अच्छी रहती हैं। गजलें, ठीक है, जैसे हमारे जगजीत सिंह हैं इंडिया के, वो गाते हैं गजल। पहेली, सितार और तबला के जनक कौन है? ये अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो की कुछ किताबें और बड़ी चर्चित हैं, तो याद करके लिखना, अमीर खुसरो की बुक्स। अमीर खुसरो, इसकी किताबों से बड़े प्रश्न आते हैं भैया। अमीर खुसरो की जो बुक्स हैं, एक तो तुगलकनामा हुई जो सबसे प्रसिद्ध है, तुगलकनामा। एक है किरान उस सादेन, क्या बोलोगे? किरान, किरान उस सादेन, ठीक है साहब। और दूसरी आपकी प्यारे बच्चे, दूसरी इनकी रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिफ्ता उल फुतूह। क्या बोलेंगे? मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह। ये किसकी रचना है? ये इन्हीं की रचना है, कभी मत भूलना, ठीक है। तीसरा आपका आशिका रचना किसकी है? ये भी आपकी किसकी रचना है? ये आपकी अमीर खुसरो की रचना। कोई दिक्कत इतनी बात में? यहां तक की बात में समझे? ठीक है। देखो भाई, अगली बात आती है। विजय राठी जी कह रहे कंप्यूटर क्लास पूरी। हाँ, वो हो चुकी बच्चे, कंप्यूटर पूरा हो चुकी है, ठीक है। सर, आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जीवन जीने की कला भी बता रहे हैं। आपने बच्चों को ईमानदारी और भ्रष्टता का पाठ पढ़ाया। अरे भैया, एक काम होता है अध्यापक का, अगर हम आपको सिर्फ फैक्ट बता दें और बाकी जीवन से ना जोड़ें तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। और याद रख लेना प्यारे बच्चे, यही अमीर खुसरो हैं जिनको भारतीय इतिहास में कहा गया तोता ए हिंद। तोता ए हिंद या तूतिए हिंद किसको कहा गया है? तो तोता ए हिंद, नोट करना, तोता ए हिंद नाम किसका है? वो अमीर खुसरो का है। विद्वान आदमी था, कोई दिक्कत ही नहीं है। एटा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, ठीक है। एटा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, कोई परेशानी यहां तक की बात में? तुगलकनामा हो गई, किरान उस सादेन हो गई, मिफ्ता उल फुतूह हो गई, आसिका हो गई, एक दो बार पढ़ें, ठीक है। तो तुगलकनामा में बच्चे पूछ रहे हैं जी क्या लिखा गया है? तो तुगलकनामा में बच्चे, जब ये तुगलक वंश आ जाएगा खिलजी के बाद में, और तुगलक वंश थी गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है तुगलकनामा, ठीक है जी। चलो, खड़ी बोली और हिंदवी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। खड़ी बोली, आप कहेंगे भैया खड़ी बोली क्या होती है? तो जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां हैं, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं, हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। जैसे ब्रज हुई, कन्नौजी हुई, अवधी हुई, मैथिली हुई। तो क्या बोलेंगे आप लोग कि हमारी बोली हुई 18 बोलियों में से एक है जो एनसीआर के पास में, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मेरठ हुआ, सहारनपुर हुआ, आपका बागपत हुआ, बिजनौर हुआ, पानीपत, सोनीपत हुए इधर हरियाणा में, इधर राजस्थान में आपका कुछ क्षेत्र अलवर तक का भी, महेंद्रगढ़ तक भी, और मतलब दिल्ली का जो सटता हुआ इलाका है इसमें बोली जाती है खड़ी बोली। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किसने किया? वो किया आपका, क्या बोलेंगे, किसने किया? बोलो भी फटाफट से, किसने किया? कोई भी दिक्कत भाई? ये आगे तो बात आती है फिर वर्ष 1296 की। 1296 में क्या हुआ, यह प्रकरण मैं आपको बता चुका कि अलाउद्दीन खिलजी कहां गया था? देवगिरी अभियान को गया था। देवगिरी अभियान को क्यों गया था? मैंने बताया क्योंकि उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए धन की जरूरत थी, तो 1296 में उसने देवगिरी अभियान किया था। कल मैंने सारी कहानी इसकी बताई, कल मैंने सारी कहानी इसकी बताई। ये कौन है भैया?
राजेश जी आए हैं, शायद इन्होंने कई दिन से क्लास नहीं की, आज ये बीच क्लास में अकेले बच्चा ऐसा है। राजेश, हाथ से नोट्स बनवाओ सर जी, ये कोई बात नहीं है आपकी। अच्छा, मैं इसको हाथ से लिख दूं अगर, जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा? बताओ आप मुझे एक बार। बोलेंगे एक बार? फटाफट से। तो बात समझे? तो प्यारे बच्चे, ऐसी आप लोग बात ना करें कि भाई हाथ से लिखवाएं। मैं हाथ से लिखवाता ही, मेरे हाथ के लिखवाए हुए नोट्स हैं मेरे खुद के ही। ये मैंने, प्यारे बच्चे, अपने हाथ से ही नोट्स लिखवाए थे बच्चों को, बस ये मैंने आज टाइप करवा लिए हैं। बस इतना अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं आता, सेम लिखा हुआ, जैसे मैंने लिखा है ऐसा ही टाइप करवाया है। देखना ध्यान से। तो क्या बात आप समझे? यहां तक इतनी बात समझ गए? यहां तक की बात में कोई परेशानी किसी भी बच्चे को एक बार बोलेंगे कमेंट सेक्शन में। तो दिल्ली की गद्दी पर कौन आ जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। चलो बोलो। कौन दिखा? तेरे फोन में बोलने का सिस्टम है? प्यारे बच्चे, मैं एक चीज देख लेता हूं, 1 मिनट में आपके सामने आता हूं, एक ही मिनट में। एक फैक्ट चेक कर रहा हूं मैं, बस थोड़ी देर रुकना। हम्म। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एक फैक्ट में गलती है। चलो भाई, एक फैक्ट हमने गलत बताया है, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत? क्या बात समझेंगे? देखो ध्यान से, यहां तक बात समझे? क्या बोलेंगे भैया? कोई भी असर हो ना जो हाथ से लिखे विखे, इनको ब्लॉक करो। हाँ, ये पढ़ लेंगे, इनको जैसे पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होता भी नहीं है जो घूमता रहेगा इधर। ऐसे बच्चे को हमें ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई जिसने मन ही कुछ और बना रखा है उसका क्या हो सकता है और क्या मैं कर सकता हूं। पीयूष कुमार मिश्रा कह रहे हैं क्या देख रहे थे? भैया मैं देख रहा था, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा, और यहां मैंने बोल दिया आपसे, निजामुद्दीन ओलिया ने 9 बोला, मैंने ये 7 होना था। क्या होना था? ये 7। इसको 7 कर लेंगे आप। ये फैक्ट मैंने गलत बोल दिया था, इसको मैं चेक कर रहा था। ठीक है, कि निजामुद्दीन ओलिया ने कितने का? 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। इसको आप एक बार कर लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। तो शासक कौन आ जाता है फिर? अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया, नोट्स बनाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अगर मैं बोलूं दिल्ली सल्तनत में सबसे क्रूर शासक कौन हुआ? जो क्रूर शासक हुआ, वो क्रूर शासक कौन हुआ? वो हुआ आपका अलाउद्दीन खिलजी। सबसे क्रूर शासक, जिसके बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाब से, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। इसके अन्य नाम है, इसके बाकी नाम क्या है? सेकंड सिकंदर किसको कहा गया? क्योंकि जैसे सिकंदर ने विजय अभियान किया ना पूरी दुनिया में, वो जीतने को निकला, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी भारत को जीतने को निकला। इसने ख्वाब बनाया कि मैं पूरे भारत को जीतूंगा, सारे भारत को। ठीक है, चलो इसकी रियल पिक है ये, सिकंदर ए सानी, इसी को कहा गया सिकंदर ए सानी। क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर ए सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? तो क्या कहा आपका, क्या कहा अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। सुना होगा तुम सबने, जो बच्चे मूवी देखते हैं उनको बड़ा पता रहता है ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना। युग का विजेता किसको कहा गया? अमीर उल मोमदीन किसको कहा गया? यह कहा गया आपका किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में क्या आ गया आपका? गद्दी पर आ गया। ठीक है, आगे बात आएगी। राज्याभिषेक कहां हुआ था इसका? लाल महल दिल्ली में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक
कोरोनेशन, कहां पर इसको टीका लगा करके, टीका तो नहीं लगाया होगा, कहां पर इसको बताएंगे। चलो भाई, भैया जी बलबन से भी ज्यादा बुरा। देखो बलबन जनता के लिए बुरा नहीं है, बलबन जनता के लिए बुरा नहीं है, बलबन था दरबारियों के लिए बुरा, जो उसके खिलाफ लोग थे। ये आदमी जनता के लिए बुरा साबित हुआ और इसने एक बनवाया सीरी का किला, सीरी का किला। और सीरी के किले को बताते हैं 8,000 लोगों के सिर पर बनाया गया। 8,000 खोपड़ियां, हिंदू लोगों की खोपड़ियां। किसकी खोपड़ियां? हिंदू लोगों की खोपड़ियां। 8,000 खोपड़ियों पर इसने बनवाया। तो हिंदुओं पर यह टूट पड़ा, टूट पड़ा। पद्मावत मूवी की बात कोई नहीं करेगा, बहुत सारे गंदे फैक्ट दिखाए गए हैं, बहुत कुछ गलत है, बहुत सारे मैं बात बताऊंगा आपको क्या गलत है कैसे गलत है। ठीक है सर जी, तूतीय हिंद कब से पूछ रहा हूं? बेटा बता तो दिया, तोताए हिंद को तूतीय हिंद कहते हैं। दीपक पाठक सुनो ध्यान से, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की बात कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के लिए उसके 4 सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के क्या बोलेंगे? 4 सेनापति थे। 4 सेनापति कौन कौन से थे? उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां, मलिक काफूर। मोस्ट इंपोर्टेंट है इन चारों में मलिक काफूर, मार्क करके रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण को जीता, दक्षिण को जीता, तो दक्षिण विजय में कौन उसका सेनापति था? या पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किस को जाता है? किस सेनापति को जाता है? मलिक काफूर को जाता है। ठीक है। नुसरत खां उत्तर भारत पर विजय के लिए जाना जाता है, नॉर्थ इंडिया पर। जफर खां, इसको मंगोल विजय के लिए जाना जाता है। मैं आपको बता चुका मंगोल कौन थे। मंगोल बार बार भारत पर आक्रमण करते थे, वो लोग भी चाहते थे कि दिल्ली की गद्दी पर हम बैठें। ठीक है। उलूग खां, उलूग खां उत्तर भारत पर विजय के लिए जाना जाता है। सर जी बलबन ने बनवाया था। बलबन ने सिर्फ शुरुआत की थी सीरी के किले की, उसने पूर्ण नहीं करवाया उसको कभी भी, थोड़ा सा बनवाया, हल्का हल्का सा रखवाया उसको, और वो कभी पूरा किला बना ही नहीं। उस किले को पूरे को बाद में उसकी नींव भर करके जो निर्माण किया सीरी के किले का, वो क्रेडिट जाता अलाउद्दीन खिलजी को, प्यारे दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी मलिक काफूर क्या ट्रांसजेंडर था? हाँ जी, ये हिजड़ा था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था। हिजड़ा समझते होगे सब? नहीं, ट्रांसजेंडर, ना आदमी ना औरत। तो ये कौन है? मलिक काफूर है। और आप ये भी समझ सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी इसके साथ रहता था। अलाउद्दीन खिलजी को ये बहुत पसंद था। इतनी बात समझे? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, हाँ एक टाइटल ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा भी कहा गया, जनता का चरवाहा। इतनी बात लिख चुके। कितने सेनापति हैं इसके? 4 हैं। उलूग खां उत्तर भारत के लिए, नुसरत खां उत्तर भारत के लिए। ये दोनों किसके लिए जाने गए? उलूग खां नुसरत खां उत्तर भारत के लिए। जफर खां किसके लिए? मंगोल विजय के लिए। और आपका मलिक काफूर किसके लिए? दक्षिण विजय के लिए। प्रिंस कह रहे हैं मलिक काफूर का 36 दिन का शासन था। बहुत गजब भाई। इतनी बात क्लियर? अब आगे आते हैं। उत्तर भारत पर जो मैंने बोला, उत्तर भारत पर कौन 2 सेनापति हैं इसके प्रमुख? याद रख लेना नाम, उलूग खां और नुसरत खां। कौन कौन? उलूग और नुसरत खां। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो उत्तर भारत पर जो इसका पहला अभियान था वो था गुजरात अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत पर जो पहला अभियान था, क्या बोलेंगे? गुजरात अभियान। उत्तर भारत में सीमा विस्तार के लिए पहला अभियान। अगर मैं बोलूं अलाउद्दीन खिलजी मतलब एक नीच किस्म का शासक, नीच किस्म का शासक, समझना इस बात को। अब ये नीच किस्म का शासक क्यों है? क्योंकि इसकी नजर भारतीय स्त्रियों पर बहुत थी। कहते हैं कि ये लोगों से खबरें, जिसका गुप्तचर विभाग था,
उससे ये खबरें निकलवाता था कि सुंदर स्त्रियां कहां हैं, और सुंदर स्त्रियों के अपहरण किए जाते थे। तो पहला अभियान किया इसने गुजरात अभियान। कब हुआ गुजरात अभियान? 1297 से 1298। तो वहां पर राजा कौन थे? राजा थे, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान हुए उस समय वहां के शासक कौन थे? तो राजा कर्णदेव, राजा कर्णदेव को हराया और उनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। उनकी पत्नी किससे? उनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली, और कमला देवी को शादी करके दिल्ली ले आया। और गुजरात अभियान से ही, गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को खरीदा गया। मुद्रा चलती थी 1000 दिनारी, 1000 दिनार देकर के इसने किसको? मलिक काफूर को खरीद लिया। 1000 मुद्रा देकर के इसने क्या कर लिया? स्वर्ण मुद्राएं देकर के। दिनार एक स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी। ये जो दिनार है ना, ये क्या है? गोल्ड कॉइन थे। दिनार मतलब ये था आपका गोल्ड कॉइन, और गोल्ड कॉइन ये चले थे आपका गुप्तों से। भारत में गुप्त साम्राज्य हुआ था एक पहले, गुप्तों ने चलाए थे। ठीक है। दूसरा अभियान हुआ इसका, क्या बोलेंगे? दूसरा अभियान हुआ इसका रणथंबोर का अभियान। क्या बोलोगे? रणथंबोर का अभियान। कहा जाता है रणथंबोर के अभियान में ये गया सन 1301 में। कब गया? 1301 में गया। ठीक है। शासक कौन थे रणथंबोर में? रतन सिंह गलत लिखे हुए हैं। कौन थे भैया? यहां हमीर देव थे। किसका शासन था रणथंबोर में? हमीर देव थे। हमीर देव लिखना, हमीर देव। 1301 में। तो पहले कहां? गुजरात। गुजरात के बाद में फिर कहां? राजस्थान। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। पहले कहां? पहले राजस्थान। पहले कहां गया ये? पहले गुजरात। गुजरात से वापस लौटते समय फिर कहां पर? मतलब कुछ समय के बाद में फिर जाता है रणथंबोर पर। रणथंबोर पर हमीर देव को हराया, और उनकी पत्नी रंग देवी, कौन थी? पत्नी रंग देवी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और भारतीय इतिहास का यह पहला जौहर है, भारतीय इतिहास का पहला जौहर। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, भैया जौहर क्या होता है? भारतीय इतिहास का पहला जौहर। जौहर का मतलब है, देखो भारत की जो स्त्रियां रही हैं, तो हम कहते हैं कि भारतीय जो स्त्रियां हैं यूरोपियन स्त्रियों की तरह नहीं रही। पति को देवता मानती है, और पति को देवता मानती है और उसी के साथ रह सकती है। ऐसे ही पतिव्रता स्त्री थी। कौन? रंग देवी। बोली अब किसके साथ रह रहा होगा? अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहना होगा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहना होगा। तो खुद को क्या कर दिया? खुद को जान से मार दिया। मतलब स्वयं ही अपनी हत्या कर ली, अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को मार लिया। और यही प्रथा क्या थी? जौहर थी। इसमें कई बार ऐसा भी हुआ भारत के हिंदुस्तान में, कई रानियों ने ऐसा किया है कि रानी और उनके साथ में जो उनकी दासियां थी मिलकर के जौहर कर लिया, जैसा रानी पद्मिनी ने भी किया था। ठीक है। क्या बोलेंगे? आग लगा लेना खुद को कि भाई पति अब जिंदा नहीं रहे तो अब जीवन का कोई मोल नहीं है। यह सिर्फ भारत में देखने को मिल सकता है, ये कहीं और देखने को नहीं मिल सकता आपको। रणमल ने धोखा दिया। किसने धोखा दिया था? रणमल ने धोखा दिया। कोई दिक्कत भी इस बात में? तो गलत बात लिखी हुई है, रणमल ने इनको धोखा दिया ही नहीं है। ये बच्चे कुछ पीडीएफ में मिस्टेक्स हैं, इसको आप लोग थोड़ा मिटा देना। रणमल ने तो धोखा दिया किसको? राणा रतन सिंह जी को धोखा दिया था। वो बच्चे से पीडीएफ लिखने में थोड़ी दिक्कत, गलती हो गई है, ये नहीं लिखना है। कितनी बात मैंने बताई आपको। रणथंबोर का अभियान हुआ, राजा हमीर देव थे, पत्नी उनकी रंग देवी थी, उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और ये क्या था? भारतीय इतिहास का पहला जौहर है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चलो, अब बात आती है कि भैया भारतीय इतिहास का पहला जौहर आप इसको क्यों कह रहे हैं? ऐसा पहला जौहर तो राजा दाहिर के समय पर भी देखने को मिला। दाहिर के समय
तो बच्चे राजा दाहिर के समय जो जौहर था, ये आपका अगर आप देखेंगे इसके बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे एविडेंस नहीं मिलते हैं, बहुत सारी पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो रानी रंग देवी का जौहर है इसके बारे में भारत के इतिहास की बहुत सारी पुस्तकों में मिलता है। जैसे खुद मलिक मोहम्मद जायसी ने जिक्र किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह जी के ऊपर लिखा पद्मावत सन 1540 में, तो वहां जिक्र मिलता है। इसलिए कभी भी इतिहास में जब प्रश्न पूछा जाता है तो किसको सही माना गया? रंग देवी के जौहर को सही माना गया। ठीक है भैया, कमला देवी ने क्यों नहीं किया था? ये कमला देवी जानती होंगी, उनके अंदर इतना करेज नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। चित्तौड़गढ़ का अभियान, चित्तौड़गढ़ के अभियान की बात आती है, प्यारे बच्चे देख लेना ध्यान से। चित्तौड़गढ़ का अभियान हुआ कब? 1303। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है इसका वर्ष। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का अभियान कब किया? वो 1303 में किया। और राणा रतन सिंह जी थे, राणा रतन सिंह जी की पत्नी थी नागमती। बहुत ब्रेव शासक थे भारत के। कहते ना कि हिंदुस्तानी जो राजस्थान की भूमि है इस पे बहुत वीर पैदा हुए, उन्हीं वीरों में से एक थे आपके कौन? राणा रतन सिंह। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत भाई? चलो भैया, साका और जौहर में क्या अंतर है? नहीं, देखो ऐसा है, जो जौहर है, जौहर तो मैंने आपको समझा दिया, जौहर कि भाई स्त्री खुद को आग के हवाले। एक भारत में एक प्रथा थी साका। साका होता था युद्ध में जो जान न्यौछावर कर दे, ऐसी वीरांगना, ऐसी हिंदुस्तान के गौरव की महिला जो युद्ध स्थल में खुद की जान दे दे, वो प्रथा साका कहलाती थी। देखना ध्यान से। तो क्या बोलेंगे? दूसरी पत्नी इनकी हुई पद्मिनी, जिन्होंने जौहर किया था। क्यों किया था ये जानेंगे। तो ये दूसरी पत्नी है पद्मिनी। ये जो रानी पद्मिनी है, रानी पद्मिनी जी ये थी भैया कहां की? सिंघल देश की। कौन से देश की? सिंघल देश। सिंघल देश दरअसल में सिंघल नाम था किसका? श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका, श्रीलंका का अपना इतिहास रहा है। श्रीलंका, श्रीलंका का नाम सिंघल, पहले क्या था? सिंघल था। सिंघल के बाद में यही सिलोन हुआ, सिलोन देश बना, और सिलोन से होते होते ये कहां पहुंच गया? आपका श्रीलंका तक पहुंच गया। तो ये कहां की थी? श्रीलंका की थी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि एक बार जब राणा शिकार पर गए हुए थे, तो शिकार पर गए तो इनका एक तोता है, एक तोता था जो रास्ते में इनको मिला, हीरा मनसुआ। तोते का क्या नाम था? और एसएससी द्वारा ही प्रश्न पूछा गया है। अजीबोगरीब कुछ नहीं होता प्रश्न एसएससी का, बात है कि हम उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है। तो हीरा मनसुआ ये तोता रास्ते में मिलता है और कहते हैं कि फिर इनका तोता ये हो जाता है। तो तोते को देख करके, तोते को देख करके एक बात निकली राणा रतन सिंह जी के मन से कि ये तोता कितना सुंदर है। क्या इतना सुंदर तोता भी हो सकता है? क्या इस प्रकृति में, इस नेचर में इतना इतना ब्यूटीफुल भी कोई हो सकता है? इतना सुंदर कोई हो सकता है क्या? तोते ने कहा नहीं जी आप गलत हैं, हो सकता है। बोले नहीं मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा सिंगल देश की राजकुमारी पद्मिनी मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो राजा थे, इनके मन में एक आस जगी कि भाई देखते हैं कितनी सुंदर है रानी, कितनी सुंदर है ये रानी। तो चल दिए श्रीलंका के लिए। कहते हैं कि राणा रतन सिंह जी ने वहां, भैया प्रेम ऐसी ही चीज है, मोहब्बत ऐसी ही चीज है, लेकिन ये ऐसे नहीं थे कि भाई उठा लाओ ये कर लाओ, नहीं, शादी की औपचारिक तरीके से, और इनकी दूसरी पत्नी बनी कौन? रानी पद्मिनी। तो प्यारे बच्चे एक जानकारी नोट करना, ये सब किसमें है? रानी पद्मिनी के नाम पर ही पुस्तक लिखी गई है। क्या बोलेंगे? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने, इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? पद्मावत। किसने लिखी है?
किसने लिखी है? पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किस वर्ष लिखी? 1540 में, 1540 में, 1540 में लिखी गई ये पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। किसके ऊपर लिखी? रानी पद्मिनी के नाम पर ही आप देख सकते हैं पद्मावत लिखा गया। रानी पद्मिनी और आपके राणा रतन सिंह बैठे हुए हैं भैया। इनके दो सेनापति थे, इनके दो सेनापति हैं गोरा और बादल। तो प्रश्न बनता है कि गोरा और बादल किसकी सेना में थे? वो थे आपके राणा रतन सिंह की सेना में। तो पद्मावत का ही एक किस्सा है जिसमें कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी को खबर पता चल गई कि रानी पद्मिनी, मां पद्मिनी इतनी सुंदर हैं। और जब उन्होंने मां पद्मिनी के बारे में सुना कि ये इतनी सुंदर है, तो कहते हैं कि वो उनको पाने के लिए लालायित हो उठा। एक ऐसी शर्त इसने रखी राणा रतन सिंह जी के कि भाई, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, उसमें पद्मावत का किस्सा है। पद्मावत के किस्से में बताया गया है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, झूठ लिखा सच लिखा, कुछ झूठ भी हो सकता है, कि ऐसे खेल खेला गया, एक दूसरे के सामने बैठे गए और इधर शीशे में अपोजिट साइड में पीछे रानी पद्मिनी आई और इधर से अलाउद्दीन खिलजी ने देखा। तो शर्त थी कि अलाउद्दीन खिलजी उनको सिर्फ देखेगा और चला जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि उसने सुंदरता देखी और उसने जो उसके अंदर नीचता थी वो जाग उठी। लेकिन इस पे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनका प्रश्न चिन्ह लगाना सही है। उन्होंने कहा कि जो राजपुताना था, ये जो लोग थे ना राजस्थान की भूमि के जो ये वीर थे, ये अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत के लिए बात कभी स्वीकार नहीं करते कि कोई उनकी रानी को आकर के ऐसे देख ले और ये दिखा देते, अपनी गर्दन कटा देते। तो बहुत सारे लोगों ने बोला मलिक मोहम्मद जायसी ने सब कुछ ठीक नहीं लिखा है। लेकिन यह बात इतिहासकारों ने जरूर किया कि उसका जो ये आक्रमण था, ये रानी पद्मिनी के लिए था। अब इसके बीच में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब में कुछ ऐसे ही जबरदस्त सी चीजें अपने पास से जोड़ दी ताकि लोगों को एक इंटरेस्ट लगे। अब एक और किस्सा आता है। एक दामोदर कवि था इनके यहां। कौन था? दामोदर कवि। बढ़िया नहीं था ये दामोदर कवि। जब रानी पद्मिनी ने इसको एक बार बेइज्जत कर दिया तो ये कहां पहुंच गया? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। कहते इसी दामोदर कवि ने भड़काया था अलाउद्दीन खिलजी को कि तुमको चित्तौड़ जाना चाहिए। एक कारण यह भी बताया जाता है। तो कहते हैं कि जब पद्मावत के अनुसार कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी अपनी बात से पलट गया तो इसने वहां ये सेना लेकर के आया था और बंदी बना लिया राणा रतन सिंह जी को। बंदी बना लिया। तो बंदी बना करके जब इनको रखा इसने मुलाकात में कि रानी पद्मिनी मुझको चाहिए इस शर्त के लिए, तो कहते हैं तब गोरा और बादल गए थे राणा रतन सिंह जी को छुड़ाने अपनी सेना को लेकर के, और ये बोलने कि रानी पद्मिनी, जब रानी पद्मिनी ने कहा था गोरा और बादल इस चित्तौड़गढ़ की इज्जत आज जा रही है, तो उन्होंने कहा था मां अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे लेकिन इज्जत नछावर नहीं कर सकते। तब गए थे, लड़े थे, गोरा शहीद हुए, तभी बादल ही है जो महाराज को वापस लेकर के आए थे चित्तौड़गढ़ तक। ध्यान से देखना। तो क्या बोलेंगे यहां पर गोरा और बादल, किसने धोखा दिया था इनको? ये है रणमल। रणमल धोखेबाज है, नोट कर लो इस बात को। रणमल ने किसको धोखा दिया था? सारी आंतरिक जानकारी, किले आदि की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को किसने दी? रणमल ने दी। अपने लोगों की वजह से बहुत कुछ हुआ, अपने लोगों की वजह से। सर जी आज भी घूंघट निकालते हैं हमारे राजस्थान में, ये भारत की परंपराएं हैं। घूंघट निकालना ना निकालना, इनको आप लोग ऐसे ना समझे। घूंघट दरअसल में क्या था, औरंगजेब के समय बहुत प्रचलित हुआ। घूंघट भारत के इतिहास में हमेशा से नहीं था। औरंगजेब ने जब अपहरण करवाए लड़कियों के, सुंदर लड़कियों के, सुंदर महिलाओं के, तो औरतों को अपना मुंह ढककर चलना पड़ा। ये जो क्रूर शासक थे, औरंगजेब नहीं, औरंगजेब से पहले भी ये कई जगह पर हुआ। तो अपना मुंह ढकने के लिए, क्योंकि ये लोग सुंदर लड़कियों का अपहरण करते थे, इसलिए ये आपका घूंघट जो चल गया, मुंह ढकना, ये सब जगह चल गया। फिर हम लोगों ने इसको अपने गौरव से जोड़ लिया। हम अपने जो स्त्रियां थी वो अपने बड़े बुजुर्गों से एक सम्मान दर्शाने के लिए इसको करने लग गई।
वो सबका अपना नजरिया है, कौन करता है कौन नहीं करता है। जो लड़कियां इसके लिए सहमत है कि ये होना चाहिए वो करें, बहुत अच्छा है। जो लड़कियां इससे सहमत नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कोई विषय ही नहीं है ना। देखेंगे ध्यान से, तो क्या बोलेंगे, गोरा और बादल, गोरा ने अपनी जान दे दी, और ये वो लोग हैं जो मतलब हमारे अंदर हमेशा अमर रहेंगे अगर हम भारत को पसंद करने वाले लोग हैं तो। गोरा और बादल। इसके बाद में फिर मालवा का मध्य प्रदेश में अभियान हुआ 1305, वर्ष मत भूलना। यहां महलक देव थे। कौन थे? महलक देव शासक थे जो हार गए थे। अच्छा सर, इसीलिए घूंघट करते हैं सब लोग। हाँ, यही जो मैंने आपको समझाया यही है, ठीक है। नेक्स्ट, रणमल इनके ही दरबार से था भैया, राणा रतन सिंह जी के दरबार से। तो उत्तर के बोले, उत्तर के बोले, बहुत बढ़िया, उत्तर के बोले तो ये क्या बोलोगे, दक्षिण भारत पर विजय। फिर दक्षिण के अभियान आते, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सर जी मेरी मम्मी बाबा से घूंघट करती है, भैया हमारी भी करती हैं। वो मैंने बताया ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, किसको करना किसको नहीं करना। मेरी घरवाली आएगी शायद वो नहीं करेगी, या करे भी शायद किसी से, वो उसका अपना मैटर होगा। हमारी भाभी करती हैं, हमारी एक भाभी दूसरी और है वो नहीं करती हैं, तो कोई उसमें मैटर नहीं है उसको कोई विरोध नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे आएंगे। दक्षिण भारत पर जो श्रेय आपका जाता है, श्रेय मलिक काफूर, ये क्या नाम है, मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत पर पहला अभियान, अब आप कहेंगे भैया दक्षिण भारत पर पहला अभियान 1296 में हुआ और मलिक काफूर को अभी आप बता रहे थे 1297 में। ये तो मलिक काफूर को तो 1297 में पकड़ा गया ना, फिर ये 1296 में कैसे चला गया? तो नहीं गया, नहीं गया, इन बाकी 3 में गया है, इसीलिए बोलते हैं दक्षिण अभियान का प्रमुख। इसमें कौन गया था? तो यहां लिखा हुआ है, मैंने स्वयं अलाउद्दीन खिलजी गया था। ये कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी, ये कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी। अरे शादी के टॉपिक नहीं है यार, शादी की बात बाद के 2 मिनट में करेंगे, ठीक है, बता दूंगा। चलो तुम अभी यहां खो जाओ, जो पढ़ा रहा हूं उसमें खो जाओ अभी। तो दक्षिण भारत पर श्रेय मलिक काफूर को जाता है, तो हमेशा याद कर लेना मलिक काफूर को गुजरात अभियान 1297 में खरीदा गया, तो 1296 में नहीं जा सकता है। यह देवगिरी अभियान तब का था जब अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का क्या बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था, और पैसे के लिए वो चल दिया था, रामचंद्र देव को उसने हरा दिया। इसके बाद में दूसरा अभियान इसने किया तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी थी आपकी क्या बोलेंगे, वारंगल, और वहां शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव थे। यह अभियान किया इसने 1309 में। बहुत इंपॉर्टेंट। सर नागमती का वियोग वर्णन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने प्रिंस चौधरी जी। देखो जब पद्मावत लिखी गई ना, तो मैंने बोला पहली पत्नी थी नागमती, राणा रतन सिंह जी की। अब दूसरी शादी कर ली रतन सिंह जी ने, किससे? पद्मिनी से। तो जो पहली पत्नी है, पहली पत्नी भाई उनको दुख तो होगा ना, या नहीं होगा? आप ही बताओ, जब प्यार बट जाता है। लेकिन ये पहले राजाओं की कई शादियां होती थी, तो लोगों ने बोला राजा दशरथ की शादियां हुई थी जी, तो ये अपने मन को मतलब फिर महसूस लेते। लेकिन प्यार बढ़ता है तो आपको भी पता, आप सोचे आपकी कल शादी होगी, आपकी कल शादी होगी, तो लड़का तो खुश होगा कि भाई मेरे 2 पत्नी आ जाए, लेकिन दोनों पत्नियों का आपस में दुख होगा। आपको सोचना चाहिए, आपकी जो वाइफ है उसके 2 पति हो तो कैसा लगेगा, है ना? तो ऐसे गड़बड़ हो जाती। पहले ये लोग मतलब टीस रह जाती थी एक राजा के सामने, क्या कर सकते थे। तो रानी नागमती जो दुखी हुई हैं इनकी शादी से, विरोध नहीं किया, दुखी हुई हैं, तो पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने उसको लिखा है, उसको एक खंड बनाया है, एक पार्ट बनाया है, किताब में एक सर्ग है, उसका नाम है नागमती का वियोग वर्णन। ठीक है जी, चलो आगे आएंगे। फिर अगला अभियान इसने किया होयसल। होयसल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, याद रख लेना। मेरे हिसाब से 20 बार तो मैं इसे देख चुका हूं कि होयसल की राजधानी क्या है, आपको प्रश्न चुराने हैं। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र में। वहां कौन थे? वीर बल्लाल थे, यहां इन्होंने जीता इसको। पांड्य देश गए, पांड्य में ये 2 भाई थे,
सुंदर पांड्य और वीर पांड्य इनको हराया 1311 में। ठीक है जी। अब अगली बात आती है कि जो ये प्रताप रुद्र देव थे कहां है? तेलंगाना में। तेलंगाना आज जो आंध्र प्रदेश बना, आप सब लोग जानते हैं, जब आप संविधान पढ़ रहे होंगे, आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, आंध्र प्रदेश का गठन पहले तो 1953 में हुआ, भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो पहले से थोड़ी था आंध्र प्रदेश, पहले तो वो क्षेत्र कहलाता था तेलंगाना, और तेलंगाना बना सन 2014 में। आप पॉलिटी में ये सारी बातें जानेंगे बहुत अच्छे से जब आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आप पढ़ेंगे 1956, तब आप जानेंगे। तो प्यारे बच्चे, ये जो तेलंगाना था, ये तेलंगाना पहले से था, और यहां पर थी गोलकुंडा की खान। आंध्र प्रदेश में है अब तो गोलकुंडा माइन थी एक, गोलकुंडा खान थी। खान क्या होता है भैया? खान मतलब माइंस, जिससे क्या निकालते हैं आप? अयस्क, और निकालते हैं। आप सोने की चैन पहनते हो, सोने की चैन जमीन से थोड़ी निकलती है, वहां से तो सोने का अयस्क निकलता है। लोहा जो आपके घर में, ऐसा थोड़ी निकलता, अयस्क निकलता, आयरन पायराइट FeS2। कॉपर आप निकालते तो कॉपर पायराइट निकलता, CuFeS2, है ना? समझते हो ना ये सारी चीजें? तो ये खान होती है। तो गोलकुंडा की खान से क्या? गोलकुंडा की खान से निकला था कोहिनूर हीरा, और प्रताप रुद्र देव के पास था। प्रताप रुद्र देव ने ही इसको अलाउद्दीन को दिया। और कोहिनूर हीरो की भी अपनी एक कहानी है। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है आज ब्रिटेन में, महारानी को दिया था ये। कब? आपका दिलीप सिंह हुए थे, राणा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह थे पंजाब के, उनके बेटे ने ये महारानी को दिया था। ये कहानी भी हम धीरे धीरे बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अलाउद्दीन के कार्य, अलाउद्दीन को किस किस चीज के लिए जाना जाता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार को इसने बहुत अच्छे से नियंत्रित किया। बाजार में इसने ये भी नियम दिया था कि भाई कोई गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ कोई करेगा तो उसको उतना मांस दिया जाएगा। आपने किसी के साथ अगर 100 ग्राम की भी गड़बड़ कर ली ना, सामान तोलते में बाजार में, तो 100 ग्राम मांस आपके शरीर से लिया जाएगा, काट दिया जाएगा इतना हिस्सा शरीर का आपका। एकता प्रथा इसने खत्म कर दी। इसने बोला सैनिकों को मैं नगद वेतन दूंगा। ये इसने अपने सेना के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसने बोला मैंने एकता दे दिया किसी को, और एकता जमीन का टुकड़ा दे दिया इसने 5 बीघे किसी को। कितना? 5 बीघे। अब 5 बीघे पर किसी के परिवार में तो 2 सदस्य थे, 2 सदस्य थे तो इनके लिए तो काफी ठीक था ये। और किसी परिवार में 10 सदस्य भी तो थे, तो उनके लिए तो 5 बीघे में गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। और किसी किसी के 15 सदस्य भी थे परिवार में, और वो सेना में काम कर रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई मेरी सेना में हर तरह का परिवार है, हर तरह का व्यक्ति है, तो मैं अब उनको एकता ना दे करके जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा। 2 व्यक्ति हैं तो उनकी जरूरत के हिसाब से उनको पैसे, 10 व्यक्ति हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी है, उनके हिसाब से उनको पैसे। अगर घर में 20 सदस्य भी हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ही पास है, क्योंकि वो मेरी सेना में मेरे लिए दिन रात लड़ रहे हैं। सेना तो मजबूत होगी जब इसने इतने अभियान किए और विजयी हुआ। देखना ध्यान से। सर कोहिनूर हीरा जिसके पास गया वो कमजोर हो गया, नहीं, एक मिथ है। ब्रिटेन की महारानी कहीं कमजोर नहीं हुई। एक मिथ लोगों के बीच में लाया गया कि भैया ये कोहिनूर हीरा जिस आदमी के पास गया वो बर्बाद हो गया, जिसके पास ये गया आदमी के पास ये बर्बाद हो गया आदमी। और अगर औरत के पास कोहिनूर हीरा जिसके पास गया वो औरत आबाद हो गई। तो ये इस तरह की बातें भी कई जगह देखी गई हैं कि जिस राजा के पास कोहिनूर हीरा गया वो भैया गड़बड़ में आ गए सब, उनके घर वाले ही उनके खिलाफ हो गए, चाहे वो राजा शाहजहां हो, चाहे वो आपका अफगानिस्तान में नादिर शाह के पास रहा हो, बहुत सारे लोग। ठीक है सर, चित्तौड़गढ़ का क्या नाम बदला था इसने? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था तो अपने बेटे खिज्र के नाम पर उसका नाम खिजराबाद इसने कर दिया था 1303 में। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। बोलो भाई, 1303 में ही क्या किया था इसने? चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों भैया? नहीं, ऐसा क्यों? अब यार इसका कोई कारण नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? इसके लिए तो कोहिनूर हीरे का बड़ा लंबा इतिहास है कि ये कभी जो आपका जामवंत थे ना, जामवंत जानते हो आप, जो हनुमान जी को उनके ज्ञान का याद दिलाते थे। जैसे आप मेरे हनुमान जी हो, मैं आपका जामवंत हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि बच्चे तुम में बहुत ताकत है,
ऐसे जामवंत थे जो हनुमान जी जब भूल जाते थे तो उनको बताते थे हनुमान जी तुम में बहुत ताकत है। उन जामवंत के पास था भारत के पुराणों के अनुसार कोहिनूर हीरा, उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण को दिया था ये। अब मैं तुमसे बात करूं कि भैया भगवान श्री कृष्ण क्या कमजोर है, तो फिर तो ये बात झूठ हो जाती है। तो ये बहुत सारे मिथ हैं जो लोगों के बीच फैलाए गए और पहुंचते हैं, है ना। और ये बहुत जरूरी भी है कि भाई हाँ पहुंचता है। जैसे एक मिथ ये फैलाया गया कि जो सांड है उसके सामने लाल कपड़े पहन के चले जाओ तो वो मारने के लिए आपके पीछे भागता रहेगा, वो मिथ है एक। बहुत सारी चीज हमेशा हर चीज सत्य नहीं होती है। एकता प्रथा इसने खत्म कर दी। हुलिया लिखवाया इसने, किसका? सैनिकों का। भाई क्या पहचान है, आज भी आप लोग दिल्ली पुलिस में जब जाओगे ना तो आपके से आपकी पहचान पूछी जाएगी। आप बताएंगे जी मेरे यहाँ मोल है, मस्सा है गर्दन पर, मेरे एक कट का निशान है, कट मार्क ऑन फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे? कट मार्क यहाँ आप बोलेंगे फोरहेड पर, आप बोलेंगे कट मार्क ऑन नोज, किसी की नाक पर निशान है। ठीक है, तुम में से कोई नकटा है तो मतलब नाक पे जिसकी निशान है वो। आगे देखेंगे हुलिया लिखवाना, कोई भी दिक्कत? देखेंगे ध्यान से। एकता तो बलबन ने खत्म किया। मैं प्यारे बच्चे आपको बता चुका रागिनी गुप्ता कल की ही क्लास में, बलबन ने इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया। बलबन ने नगद वेतन शुरू किया कुछ लोगों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण सेना पर किया, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है। घोड़ा दागने की प्रथा, इसने घोड़ों को दागा। घोड़ा है आपका, क्या बोलेंगे? घोड़ा। घोड़े को इसने क्या बना दिया? घोड़े पर एक मार्क बनवा दिया इसने। घोड़े के पास इसने क्या बनवा दिया? एक मार्क बनवा दिया कि भैया घोड़े पर एक मार्क बना दो, घोड़े पर एक मार्क बना दो। मार्क बना दिया घोड़े पर। क्यों जी? क्योंकि पहले क्या था, ये लोग सेना में घोड़े ले जाते थे और फिर उसमें ऐसे सवारी भर लेते थे, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक, 5 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, 5 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, हल्की हो भारी, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। तो ये सवारी ढो देते थे उनसे घोड़ों से। तो घोड़ा एक तरफ तो युद्ध के लिए, और इधर जो घोड़ा भागेगा वो कमजोर नहीं हो जाएगा सवारी ढोते ढोते। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जो ढोने वाले ना ये सवारी ढोएंगे, ये सिर्फ सवारी ढोएंगे। तुम ये जो घोड़े हैं ना, ये घोड़े युद्ध वाला, अगर मार्क किया गया घोड़ा, जिस पर चिन्ह लगा दिया गया है, जिसको दाग दिया गया है, उसको कभी देख ना लूं तांगे में चलता हुआ। तो इसका क्या मतलब था? दागना क्या होता है? मार्क कर देना। आज भी हमारे लोगों में इतना अंधविश्वास है, भारत के गांवों में जैसे बछड़ा होता है, बछड़ा बछड़ा उसको लोग गरम कटोरी का निशान लगाते हैं। सोचो कितना दर्द होता होगा उसको। उसको गरम कटोरी का निशान लगा करके अंधविश्वासी लोग छोड़ देते हैं, और उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अपने भैंसे को छोड़ देते हैं, झोटा जिसको आप कटड़ा कुछ भी कहते होंगे, उस पर मार्क लगा के उसको छोड़ देते हैं, वो फिर जंगल में घूमता रहता है। तो सोचो ये मतलब हिंदुस्तान में कितना अंधविश्वास है। मतलब आपके कर्म आपको बनाते हैं, आप जिंदगी में कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितने आइडिया आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, ये चीज आपको आगे लेकर जाती है। लोग सोचते हैं कि बछड़ा छोड़ दो, मार्क करके गरम कटोरे का निशान लगा दो, इसके बेचारे को दर्द दे दो और तुम्हारे जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, जला देते हैं। तो ऐसी घोड़ा दागता था ये भी मूर्ख ही है, पर इसका इंटेलिजेंस था कि भाई वो, अब लोगों को ये हो गया कि भाई मेरे घोड़े पर निशान है, मैं इससे सवारी नहीं ढो सकता। भू राजस्व, भू राजस्व की जो दर थी इसने 50% कर दी। राजस्व की जो दर थी कितनी कर दी इसने? 50%। जमीन से जो पैदा होता था उसका 1/2 50% ये ले लेता था, ये ले लेता है। हाँ गुरुजी, ये रीति हमारे गांव में भी, बहुत में, भारत के बहुत गांवों में है। ठीक है, उसको ऐसे सोचते हैं कि ये छोड़ा गया है, छोड़ा गया बछड़ा है, अब इसको कोई अपने घर नहीं बांधने का है। ठीक है, बड़े मतलबी लोग हैं। एक माँ जिसका दूध आपने पिया गाय का, लोग गाय इतने दूध देती है इतने उसको रखते हैं, जैसी दूध नहीं देती उसको छोड़ देते हैं। भाई तुम भैंस छोड़ के दिखाओ। लोग पता आज मार्केट में भैंस की वैल्यू काफी है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक की भैंस है, 50,000 की भैंस है, कोई नहीं छोड़ता। गाय मतलब जो भारतीय पौराणिक रूप से पहचान रही, पूज्य रही, उसको लोग ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, सस्ती है क्योंकि मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो बड़े मतलबी लोगों का जमाना है आज। ठीक है, मिष्टा गुजर कह रही है सर मसौता में ऐसा करते हैं। हाँ भैया, हमारे गांव में भी ऐसा करते हैं, बहुत देखा है हमने। ठीक है।
चलो भाई बोलो, खुम्स कर, लूट। लेकिन अब कोई मेरे सामने ऐसे करेगा तो मैं उसको समझा सकता हूं। मैं उससे बोलूंगा भैया नहीं करा जा रहा, कुछ पैसे की जरूरत है, तो मैं वो चीज अब कर सकता हूं। उस चीज को मैं अब रोकने लायक हूं, मैं रोक सकता हूं। खुम्स कर, खुम्स कर क्या था? लूट। इसको 4/5 कर दिया। 4/5 का मतलब समझते हैं? 80%, 80% कर दिया। 80% कैसे? खुम्स क्या होता था? ये कहते थे कि भाई कुछ भी तुम लूट लाओ पड़ोसियों से, ऐसा नहीं जनता से ही लूट लिया और राजा ले लेगा, नहीं। पड़ोस के राज्यों से तुम कुछ भी लूट के अगर कोई लेकर के आएगा तो उसका 20% तुम्हारे पास रहेगा, 80% राजा के पास रहेगा। और राजा तुम्हें इस चीज के लिए सपोर्ट करेगा कि आप हमारे यहां हैं, अगर कोई बाहर से कोई आएगा हम कह देंगे भैया हमारे यहां किसी आदमी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दान की भूमि को क्या कहा गया? इसी के समय खालसा कहा गया। और ये दान की भूमि का बड़ा चक्कर होगा, देखना है तुम इस बात को ध्यान से। क्या बोलेंगे? तो मैंने आपसे कहा था, ये बात नोट कर लेना। अमीर खुसरो का दरबारी कवि, अगर पूछे जाए सॉरी अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, ये चीज नोट कर लेना। और विभाग कल पढ़ेंगे। अमीर खुसरो का दरबारी कवि, अमीर खुसरो सॉरी अमीर खुसरो दरबारी कवि अलाउद्दीन का था, जो इसको मतलब वेरीफाई किया गया, ये दर्जा दिया गया। किसके समय दिया गया? अलाउद्दीन के समय। रहा तो बहुत लोगों के में अलाउद्दीन खिलजी, तो हमेशा आंसर क्या करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी करेंगे। ठीक है बच्चे। और इसने कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे, क्यों बनाए थे, ये कल पढ़ेंगे। ओके, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। मिलते हैं कल को अच्छी सी क्लास में। रोज ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बस आप लोग समझते रहे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूं वो बहुत बेहद जरूरी है। नौकरी करने के लिए तो जरूरी है ही है, नौकरी पाने के लिए, और ये जीवन में बहुत जरूरी होगा। बस मैं जब इसका अंत जिस दिन करूंगा ना इस यात्रा का, उस दिन आपको महसूस होगा कि हमने बहुत कुछ सीखा। जीवन में बहुत यूट्यूब पे आपको मिलेंगे लोग क्वेश्चन आंसर कराने वाले, ये कराने वाले, वो कराने वाले, लेकिन वनडे एग्जाम की तैयारी, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो लोग आपको वैल्यूएशन सिखाते हैं। लेकिन जब वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वनडे एग्जाम की कोई फैकल्टी वैल्यूज से बचती है, क्योंकि टाइम इतना ही होता है और उसमें फैक्ट वैक्ट और अपने बात खत्म, थोड़ा सा हंसी मजाक और फैक्ट। लेकिन हम वो सब ना करके हम सीखेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इस हिंदुस्तान का सच क्या है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। सर शादी के बारे में बता दो। देखो शादी के बारे में मुझे खुद नहीं पता, मैंने बोला था लास्ट में, शादी के बारे में प्यारे दोस्त मुझे खुद नहीं पता। ठीक है। आचार्य और अध्यापक में क्या अंतर है? देखो अध्यापक वो होते हैं जो अध्यापन कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं। आचार्य वो होते हैं जो आपको आचार और विचार सिखाते हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, वो आचार्य है। अंतर है, बिल्कुल है। सर जी बहुत मजा आ रहा है, बस मजा आना चाहिए और क्या है। मानिक शर्मा कह रहे सर आपने सीजीएल सीपीओ का एग्जाम क्यों नहीं दिया? भैया मुझ पे पास नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया ऐसा समझ लो। मतलब मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था मैं पास नहीं कर सकता। चलो कर लो सर शादी। हाँ भैया अभी जाऊंगा मैं, शाम को शादी कर लूंगा, सुबह आ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होती है यार शादी। अभी कुछ है, अभी कुछ बाकी है, कुछ जिम्मेदारी बाकी है, पहले वो पूरी करते हैं, शादी हो जाएगी, नॉट इशू। सब कुछ जाके बहुत अच्छा हुआ है, अभी बहुत सारी जिम्मेदारी है, पहले उनको पूरी करेंगे तब करेंगे सब कुछ। ठीक है, सब हो जाएगा। भाभी का नाम जो तुम लिख रहे हो ना, क्या पता झूठ हो। चलो सही लिख रहे होगे, वैसे झूठ क्या है इसमें। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मैं इन बच्चों को जवाब देना चाहता हूँ जो ये बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। देखो ये देखो, न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने कैसे लगाया। तो बेटा कैसे लगाया? क्योंकि आप लोगों को मैंने पद वहीं बताया था, आप लोग न्याय की जंजीर पढ़ते हैं, जहांगीर। तो आप रट्टू बच्चे ना बने, मैंने बोला वो न्याय की जंजीर थी। ये तो तुम कुछ बच्चे तो क्लास देखते ही नहीं है, बस पीडीएफ पढ़ते हैं। जो तुम पीडीएफ पढ़ने वाले हो तुम्हें जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। जो तुम पीडीएफ पढ़ के नौकरी ले भी लोगे ना, इस देश में डी शंकर ने खुदकुशी कर ली। डी शंकर जिसने 1000 से ज्यादा आईएएस लोगों को दिए, आप सोचो जितने इतने आईएएस बनाए, उस व्यक्ति का माइंडसेट क्या रहा होगा। वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। नौकरी प्राप्त कर लेना मेरे दोस्त जीवन में सब कुछ नहीं है। इस देश में आईएएस आईपीएस न जाने कितने हुए जिन्होंने आत्महत्या कर ली, कितने एक्टर ऐसे हुए, कितने अभिनेता जिनके फेम था उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जिंदगी में एक तो खुश रहना, बहुत सारे सवाल खुद से ना करना,
और चीजों को सीखना ये बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक नौकरी ले लेने से, एक धन बल या पैसा आ जाने से, कामयाबी मिल जाने से सब कुछ नहीं होता है ना। थोड़े जागृत बनिए, बेहतरीन बनिए। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय माता।